हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्राह्मी एकेडमी की टीम पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड है। इस प्लेटफॉर्म पे हम एमपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है, समर्पित है आपकी तैयारी के लिए। और जैसा कंटेंट, जिस तरह की टीचिंग, जिस तरह का मटेरियल यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है कि वैसा मटेरियल और वैसा कंटेंट आपको शायद कहीं ना मिले। इसलिए अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है आपके लिए प्रयासरत है, पूरी तरह से समर्पित है। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। पिछली क्लासेस में हम लोग पॉलिटी में क्या क्या देख चुके थे और उसके बाद हमें आज कहां से देखना है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सा मैं आपको पिछली क्लास का बता देता हूं, जहां तक हम कर चुके हैं। यह हमारा सिलेबस है हमारे सामने। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इसमें से ये जो संविधान सभा वाला टॉपिक है, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, संविधान सभा कैसे बनी, कैसे हमारा संविधान बना, उसको बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी हमने देख लिया था। तो आज की जो क्लास है, इसमें हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि ये हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सीक्वेंस में यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि बीच में कुछ टॉपिक और है, लेकिन हम संविधान में जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से चल रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्रम है पढ़ने का, उस क्रम के हिसाब से हमको जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो फंडामेंटल राइट्स है। तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों प्रोवाइड किए गए हैं, ये सारी चर्चा हम कर चुके थे। हम इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं, ये संविधान के किस हिस्से में है, किस अनुच्छेद से लेके कहां तक है, ये सब चीजें हम देख चुके थे कि हमारे संविधान का भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। उसमें अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 यानी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। इसमें आर्टिकल 12, 13 और 33, 34 और 35 यानी शुरुआती 2 आर्टिकल्स और अंतिम 3 आर्टिकल, ये जो है इनमें डायरेक्टली कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए, बल्कि उनके बारे में, उनके विषय में कुछ बात की गई है। और जो आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं डायरेक्टली, वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक है। वो पहले 7 भागों में बटे हुए थे, यानी 7 तरह के मौलिक अधिकार थे। अब उसमें से एक अधिकार जो है वो कम हो गया है और अब 6 अधिकार है। ये सारी चर्चा जो है वो हम कर चुके थे। अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो है इन आर्टिकल्स को विधिवत एक एक करके पढ़ना। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के जो अनुच्छेद है, उनको विधिवत एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो अनुच्छेद 12 है उसमें डायरेक्टली कोई फंडामेंटल राइट यानी कोई मौलिक अधिकार दिया नहीं हुआ, बल्कि उसके बारे में एक बात की गई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और वो बात क्या की गई है, वो है राज्य के बारे में बताया गया है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ ये जो अनुच्छेद है ये क्या बात करता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 12 जो है वो इस पर्टिकुलर पार्ट के संदर्भ में, यानी कि भाग 3 के मामले में राज्य शब्द की परिभाषा बताता है कि जहां पर भी इस भाग में राज्य शब्द का जिक्र आएगा या राज्य शब्द लिखा होगा, उसका क्या अर्थ होगा। तो पहली चीज ये है कि अनुच्छेद 12 भाग 3 के मामले में राज्य शब्द की बात या उसकी परिभाषा के विषय में हमें बताता है, यानी स्टेट का डेफिनेशन देता है इन कंटेक्स्ट विद दी आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 मीनिंग की फंडामेंटल राइट्स मीनिंग की पार्ट 3। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो स्टेट की डेफिनेशन है ये इसी भाग के लिए मान्य ज्यादा मानी जाती है। अब इसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, किसको हम राज्य मानेंगे। तो संविधान के अंदर आर्टिकल 12 में ये 4 बिंदुओं के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य में क्या चीजें शामिल होंगी। पहला चीज है भारत की सरकार
और संसद, यानी कि हमारी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि दोनों चीजें, भारत की संसद और भारत की सरकार, ये दोनों राज्य का हिस्सा माने जाएंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट के लेजिस्लेचर्स और राज्यों की सरकारें, यानी जो स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है और साथ ही साथ राज्य के विधानमंडल। इसका मतलब यह है, इन दो पॉइंट्स को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब यह है कि क्या दो चीजें अभी तक हमने इसमें देखी, केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की विधायिका, साथ ही साथ राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका, है ना। हमारे जो शासन के 3 अंग होते हैं, जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको हम विधायिका या लेजिस्लेचर बोलते हैं, और उन कानूनों को लागू करने वाली जो संस्था होती है उसको हम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और क्योंकि हमारा सिस्टम फेडरल सिस्टम पे टिका हुआ है, संघीय व्यवस्था है, इसलिए ये दोनों ही तरह के व्यवस्थाएं केंद्र और राज्य यानी कि यूनियन यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों में होती है। तो भारत की यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, भारत की विधायिका यानी कि भारत की संसद और साथ ही साथ सरकार, और दूसरा राज्यों की विधानसभाएं यानी विधानमंडल और साथ ही साथ राज्यों की सरकारें। तो ये दोनों चीजें राज्य के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी स्थानीय प्राधिकारी, ऑल लोकल अथॉरिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सरकारें हैं या जो विधायिकाएं हैं वो काम करने के लिए अपने अधीनस्थ भी कुछ चीजों, कुछ लोगों या संस्थाओं या निकायों की मदद लेती है। ऐसा नहीं है कि मंत्री सारे काम खुद करेंगे, वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ रहता है ऑफिसेस का, ऑफिसर्स का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का। तो वो जो अधीनस्थ कार्यपालिका जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर भी ये तमाम चीजें आती है, वो भी राज्य का ही हिस्सा मानी जाएंगी, क्योंकि वो राज्य का हिस्सा है, वो उन्हीं के थ्रू राज्य जो है वो काम करता है, उन्हीं के मार्फत काम करता है। तो जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं वो भी इसके अंतर्गत माने जाएंगे, यानी कि ऑल लोकल अथॉरिटीज, जैसे नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं लोकल लेवल पे, इनको भी स्टेट यानी कि राज्य माना जाएगा। और चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है अन्य प्राधिकारी यानी कि अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में क्या माना जाएगा वो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन इसमें अन्य अधिकारी या अन्य प्राधिकारी या अदर अथॉरिटीज में कोई भी ऐसे वैधानिक या गैर वैधानिक निकाय शामिल है जो किसी न किसी तरह से सरकार से या राज्य से या सरकारी बॉडीज के साथ, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। जैसे LIC है, जैसे ONGC है, जैसे सेल है, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, सारे सरकारी जो राष्ट्रीयकृत बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, पोर्ट ट्रस्ट है। तो ऐसे सभी निकाय जो किसी न किसी रूप में सरकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे जुड़े रहते हैं, उनको भी राज्य की परिधि में शामिल किया जाता है, उस एम्बिट में उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है भाग 3 के संदर्भ में, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, किसको इसमें राज्य माना गया है, तो 4 बिंदुओं के अंतर्गत बात की गई है, भारत की सरकार और भारत की संसद, यानी केंद्र सरकार और संसद, बाद में सभी राज्यों के विधानमंडल और राज्य की सरकारें यानी कि राज्य के स्तर पे जो कार्यपालिका और विधायिका है, और फिर उसके बाद सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं, जिनके माध्यम से सरकार काम करती है या जिनके माध्यम से राज्य कार्य करता है, उनको भी इसमें गिना जाएगा, क्योंकि वो सरकार के अंग है ही, वो राज्य के अंग है ही। और साथ ही साथ कुछ अन्य प्राधिकारी जो किसी न किसी तरह से सरकार से जुड़े हुए रहते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। अब देखिए, ये एक ओपन एंडेड लिस्ट जैसी है कि भाई इसमें सभी स्थानीय प्राधिकारियों की कोई लिस्ट नहीं दी हुई है, आपको ये मानना पड़ेगा, या ये सुप्रीम कोर्ट बताता है या सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी है जिसके आधार पर अन्य प्राधिकारी किसे माना जाएगा, ये बात की गई है। जैसे ये तो बहुत मतलब एक तरीके से स्पष्ट है कि भाई भारत की सरकार और संसद मालूम है किसको बोलते हैं, स्पष्ट चीज है। सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल क्या है, स्पष्ट चीज है। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी भी लगभग स्पष्ट चीज है कि किनको हम स्थानीय प्राधिकारी मानेंगे, जिनके माध्यम से एग्जीक्यूटिव या सरकार या राज्य विधानमंडल जिन लोकल अथॉरिटीज के माध्यम से काम करता है, वो भी उनके ये अंतर्गत आ जाती है। लेकिन ये जो अन्य प्राधिकारी है, इसके अर्थ को लेकर के थोड़ी अस्पष्टता आई कि भाई इसमें अदर अथॉरिटीज में किसको हम अदर मानेंगे।
अदर में किनको अदर मानेंगे, किनको राज्य के अंदर मानेंगे, किनको नहीं मानेंगे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है, कुछ इस तरह के सूत्र दिए हैं कि इसके आधार पर, इन गाइडलाइंस के आधार पर, इन पैरामीटर्स के आधार पर, इन मानकों के आधार पर हम तय करेंगे कि कोई भी जो निकाय है, कोई भी जो बॉडी है, उसको अन्य प्राधिकारी के तहत या लोकल अथॉरिटीज के तहत राज्य माना जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि इनकी डेफिनेशन को लेकर के या इनके इंटरप्रिटेशन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ओपन एंडेड चीज है, भाई अदर मतलब किसको मानेंगे ऐसा। तो इसको स्पष्टता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है। वही बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज, इस शब्दावली के क्षेत्र को विस्तार दिया है। उन्होंने ये माना है कि जरूरी नहीं है कि कोई संस्था अगर सरकारी है तभी उसको अन्य प्राधिकारी में गिना जाएगा। जो सरकारी है उसको तो गिना जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी संस्थाएं हो सकती है, ऐसी बॉडीज हो सकती हैं जो सीधे तौर पे सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार से किसी न किसी रूप में उसका वास्ता है, किसी न किसी रूप में उसका संबंध है। अगर वो ऐसा कोई कार्य कर रही है जो सरकार के कार्य से संबंधित है, राज्य के कार्य से संबंधित है, तो उसको हम अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत यानी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य की परिधि में शामिल कर सकते हैं, भाग 3 के संदर्भ में। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, ऐसी क्या कसौटियां सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो पहली कसौटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है वो ये है कि कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा निकाय, कोई भी ऐसी संस्था यदि वो सरकार के वित्तीय नियंत्रण में है यानी फाइनेंशियल कंट्रोल में है, या फिर किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता लेती है गवर्नमेंट से, ठीक है, यानी कि या तो उस पर पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल ही गवर्नमेंट का है, या फिर वो कम से कम फाइनेंशियल असिस्टेंस लेती है, हेल्प लेती है, फाइनेंशियल सपोर्ट लेती है सरकार से, तो उसको हम राज्य की परिधि में शामिल कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में, क्योंकि वो सरकार से जुड़ी हुई है या राज्य से जुड़ी हुई है। दूसरा जो बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सार्वजनिक महत्व के कार्य में शामिल है, यानी कि कोई भी ऐसा काम वो कर रही है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है या पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। मतलब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वो ऐसा कोई कार्य कर रही है जो काम अन्यथा सरकार करती, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई काम है, लोक हित का काम है, तो उसको भी हम मान सकते हैं कि वो लोकल अथॉरिटीज के संबंध में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल की जा सकती है। उसके बाद तीसरा इन्होंने कहा है कि अगर उस पर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण हो यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, अगर वो बॉडी ऐसी है जिस पर किसी न किसी तरह से प्रशासनिक रूप में सरकार का या राज्य का या किसी सरकारी अथॉरिटी का नियंत्रण आता है, तो उसको भी हम अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत गिन सकते हैं, ठीक है। तीसरा है राजकीय विभाग या उसके कार्यों का स्थानांतरण। इसका मतलब यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट के कोई काम किसी बॉडी को सौंपे गए हैं, तो उन कामों के संदर्भ में या उनके आधार पर यह मान सकते हैं कि वो राज्य के अंतर्गत आती है ना। जैसे मान लीजिए कि सरकार, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसने अपने काम डेलीगेट किए हुए हैं किसी निकाय को, किसी बॉडी को, और अगर वो उन कामों को परफॉर्म कर रही है जो सरकार द्वारा उस पर सौंपे गए हैं, तो मान सकते हैं कि वो भी उस पर पर्पस के लिए लोकल अथॉरिटीज संदर्भ में या लोकल अथॉरिटीज की परिभाषा में राज्य के दायरे के अंतर्गत आ जाएंगी, क्योंकि वो सरकार के द्वारा सौंपा गया सरकार का काम कर रही है, तो वो भी राज्य मानी जा सकती है। और अंतिम जो इसमें क्राइटेरिया और यहां पर दिया हुआ है वो है कि राज्य प्रदत्त या राज्य द्वारा संरक्षित एकाधिकार प्राप्त, यानी मोनोपोली है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा उसको कोई काम करने की मोनोपोली दी गई है, या तो राज्य ने उसको दी है या प्रोटेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि कल को राज्य ये चाहे कि भाई एक कंपनी है, ये फला कंपनी जो है इसको राज्य मोनोपोली दे रही है कि ये सारे एयरपोर्ट्स को देखेगी, मान लो एयरपोर्ट्स पे जो भी व्यवस्था है वो एक पर्टिकुलर कंपनी को दे दी और यही देखेगी एयरपोर्ट्स की। तो अब ये क्योंकि सरकार के द्वारा इसको मोनोपोली दी गई है सरकारी काम करने के लिए, तो इसको भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत माना जा सकता है। मान लीजिए कि सरकार जो है कोई फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर खनिज के, किसी पर्टिकुलर मिनरल के एक्सकेवेशन का काम किसी कंपनी को दे दे कि भाई इस मोनोपोली है कि देश में अभ्रक का जो निष्पादन है वो इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाए तो वो भी जो है सरकार द्वारा प्रदत्त मोनोपोली के अंतर्गत उसको माना जा सकता है कि वो भी राज्य की परिधि में आएगा। तो ये जो कुछ ऐसी कसौटियां सुप्रीम कोर्ट ने दी है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि अन्य प्राधिकारी में और कौन सी संस्थाओं को सम्मिलित किया जा सकता है।
इसमें ऐसी संस्थाएं तो आएंगी ही जो सरकारी हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ऐसी संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नहीं भी हो लेकिन किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़ी हो या उसका कोई कार्य कर रही हो। यहाँ सरकार का मतलब राज्य के संदर्भ से हम बात कर रहे हैं, कार्यपालिका के संदर्भ से बात नहीं कर रहे हैं, राज्य के संदर्भ से बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये लिस्ट भी हमारी क्लोज नहीं है, और भी कुछ कसौटियां अगर हम जोड़ना चाहें बाद में तो इसमें जोड़ सकते हैं। ये कसौटियां कुछ दी हुई हैं, लेकिन अगर हम बाद में और कुछ नई चीज समय के साथ आ जाए, कोई नई चीज आ जाए तो उसको भी इसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 12 को जब हम पढ़ते हैं तो केवल और केवल उसको संविधान में दिए हुए 4 बिंदुओं के आधार पर नहीं पढ़ते, जो उसका अर्थ विस्तार हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया गया है उसके संदर्भ में भी देखते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी आर्टिकल्स अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको बता भी देता हूं साथ ही साथ, उनमें बहुत सारी चीजें बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आते हैं या सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रीट करता है उससे भी नई नई चीजें, नया नया अर्थ विस्तार उन आर्टिकल्स को मिलता है, तो उनको भी हमको साथ में देखना होता है और उनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो यहां पर हमने राज्य की परिभाषा समझी कि राज्य की क्या परिभाषा आर्टिकल 12 में दी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन किया है, किस तरह से उसका अर्थ निर्धारण किया है, किसकी दो और दूसरा मतलब पहला और दूसरा पॉइंट तो क्लियर ही है, उसमें कोई ज्यादा उहापोह की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आती। लेकिन ये जो लोकल अथॉरिटीज शब्द है इसमें थोड़ा सा आता है और सबसे ज्यादा आता है अदर अथॉरिटीज में कि भाई अदर किसको मान। लोकल में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो लोकल लेवल पे अथॉरिटीज गवर्नमेंट के काम कर रही थे, नगर परिषदें हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम है, ग्राम पंचायतें हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, ये सब। लेकिन जो अदर अथॉरिटीज हैं उसको लेकर के ये सारी कसौटियां दी हुई है। अब ये कसौटियों के आधार पर कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनको माना है कि ये बेसिकली राज्य की परिधि में आएंगी। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं कि इस आधार, ये जो जितनी भी कसौटियां बताई मैंने आपको, इसके आधार पर किसको किसको हम मानते हैं कि ये राज्य की परिधि में शामिल है, माना गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण के नाम मैंने यहाँ पर आपको लिखे हैं। जैसे सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या है, वो भी राज्य की परिधि में शामिल होंगे ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है आपका ICAR, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये भी एक तरीके से राज्य की परिधि में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारे यहाँ एक, उसके द्वारा जो भी सोसाइटीज स्थापित की जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है, अगर उनका खर्चा, उनका जो एक्सपेंस है वो केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य की सरकार वहन कर रही है तो उसको भी क्या माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक कसौटी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई है कि फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो। देखिए पहला ही पहला है कि अगर कोई संस्था ऐसी है जो गवर्नमेंट से फाइनेंशियली सपोर्ट लेती हो या फाइनेंशियली उस पर डिपेंड हो, उसकी कंट्रोल में हो, तो उसको राज्य माना जाएगा। तो अगर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा कोई ऐसी संस्था बनती है जो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से किसी भी तरह से वित्तीय रूप में जुड़ी हुई हो, वित्तीय सहायता लेती हो, वित्तीय नियंत्रण में हो, तो उसको भी माना जाएगा, सीधी सी बात है। उसके अलावा CSIR जो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी राज्य की परिधि में शामिल की गई है। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी राज्य की परिधि में शामिल किया गया है। ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, जो भारतीय आपका सांख्यिकी अनुसंधान सांख्यिकी संस्थान है, उसको भी इसमें माना गया है। फिर सेल, हमारे जितने भी जो ये आपके PSUs हैं, PSU भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे सेल हमारा हो गया, है ना, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। ONGC है, ONGC भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो जो भी PSUs होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट से जुड़ी हुई यूनिट्स हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उसके बाद जो पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, जैसे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, जहां पर जो पोर्ट पे जो उनके पोर्ट ट्रस्ट बने होते हैं पोर्ट सिटीज पे या पोर्ट्स पे, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो कसौटियां बताई गई है, इसके आधार पर ये तमाम चीजों को शामिल किया गया है राज्य की परिधि में। और ये लिस्ट ऐसा नहीं कि पूरी लिस्ट है, ये कुछ मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, और भी कई सारी ऐसी अथॉरिटीज को इन कसौटियों के आधार पर राज्य के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा हो गई अनुच्छेद 12 के संदर्भ में।
हमने देखी, और ये राज्य की परिभाषा जो है ये भाग 3 के मामले में दी गई है, पूरे संविधान के मामले में नहीं दी गई। इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो राज्य की परिभाषा या क्राइटेरिया दिया जा रहा है ये भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के मामले में लागू होगा। अर्थात जहां भी भाग 3 में राज्य शब्द आएगा उसमें ये सभी चीजें शामिल होंगी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर उसको रीइटरेट करता हूं कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उनमें से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो राज्य के अगेंस्ट भी है, स्टेट से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब प्राइवेट व्यक्ति तो आपका अधिकार छीन नहीं ही सकता है, लेकिन जो राज्य है यानी कि जो स्टेट है, जो सरकार है या विधानमंडल है, वो भी कई मामलों में आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता। तो हमको बहुत सारे मौलिक अधिकार राज्य से भी मिले हुए हैं, राज्य की तरफ से भी हमको मतलब राज्य के खिलाफ भी उससे प्रोटेक्शन हासिल है। इसीलिए राज्य शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेट बार बार इसका जिक्र आएगा, ठीक है। तो यहां तक हमारा अनुच्छेद 12 हो गया और 12 के बारे में हमने चर्चा पूरी कर ली। जैसे कि आपको बताया कि इसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, उसके बारे में राज्य की परिभाषा है। इसी तरह का हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से कोई अधिकार नहीं दिया हुआ, बल्कि अधिकारों के मामले में एक पक्ष पर बात की गई है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 13 बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि इसी से हमारे जो जुडिशरी है उसको जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति या पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन, इसी से वो शक्ति हासिल होती है। तो इसका बहुत महत्व है और ये बड़ा विवाद का मुद्दा भी रहा है। 13 और 368 के बीच में कहीं काफी समय तक जो है वो क्लैश चलता रहा है भारतीय जो संविधान व्यवस्था है उसके मामले में, इंडियन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के मामले में। तो ये बहुत महत्व का आर्टिकल है, तो इसको अब हम अच्छे से डीप में समझते हैं। 12 तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लगातार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि अगर हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं तो मैं या हमारी पूरी टीम जो है ब्राह्मी एकेडमी की जिस तरह से आपको प्रिपेयर करवा रही है, एक एक पॉइंट को इतना डिटेल में, डीप में, चाहे वो फैक्चुअल डेटा हो, चाहे वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, इतनी मेहनत के साथ आपको करवा रही है, ऐसा आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे इस तरह की मेहनत नहीं मिलेगी। पूरी तरह से हम डेडिकेटेड हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप लोग लगातार बेटा हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि अगर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करेंगे सीरियसली, कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। पूरे प्रश्न जो है वो यहीं से आएंगे, क्योंकि उतना एफर्ट हम लोग पुट कर रहे हैं आपके लिए। ये ऐसे ही नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। हमारी टीम जो है लगातार दिन भर आपके लिए 24/7 आपके लिए काम कर रही है, तो आप उसका फायदा लीजिए। लगातार आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और अब हम आते हैं आर्टिकल 13 पे, यानी अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से है, क्योंकि इसी से हमारी जुडिशरी को, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से मिलती है, तो प्राइमरीली हमको उसमें आर्टिकल 13 का नाम लेना रहता है। ये एक प्रश्न बनता है, ये प्रश्न पूछा गया है, एमपीपीएससी में ये प्रश्न आया है प्रीलिम्स में कि किस अनुच्छेद से मूलतः या मुख्यतः हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति मिलती है। तो 13 का क्या होता है मैं भी बताता हूं आपको। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है ये तो हम देखेंगे ही, पर किससे मिलता है ये आप याद रखिए, फिर क्या है वो देखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 13 क्या बोलता है, इसका मूल पाठ क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। इसमें 4 खंड है, 3 तो शुरुआत से ही थे, चौथा फिर बाद में जुड़ा है। तो इसमें 4 भाग हैं, 4 पार्ट्स हैं। 13(1), 13(2), 13(3) एंड 13(4). 13(3) तक तो पहले ही थे मूल संविधान में, 13(4) जो है वो बाद में ऐड हुआ है, वो अपन देखेंगे। तो पहला जो इसमें 13(1) है वो क्या बोलता है, देखिए फंडामेंटल राइट्स के मामले में एक बात याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स इतने महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको बताया था कि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे बुनियादी अधिकार है। जो संघर्ष हमारे संविधान निर्माताओं ने किया या उससे पहले हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया, वो इन्हीं अधिकारों की उपलब्धि के लिए किया था। जो पूरे लोग, इतने लोगों ने बलिदान दिया, जेल गए, लगातार इतना कठोर संघर्ष किया, तो अंततः उसकी परिणति क्या है? अंततः उसकी परिणति है हमें यह अधिकार मिलना, वरना उनका अर्थ ही क्या निकलेगा फिर स्वतंत्रता का, जब हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय न मिले तो ये बहुत बेसिक अधिकार है। इसीलिए इनको संरक्षित करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स एंड आर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, दे हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। आपको
पूरे तरीके से वो संरक्षित रूप में दिए गए हैं। और उसी को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 13 कि आपके फंडामेंटल राइट्स कोई छीन ना सके बिना मतलब में, आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई ऐसे ही वायलेट ना कर सके, वो संरक्षण आपको देता है, राज्य के विरुद्ध भी देता है। तो इसमें पहला जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि संविधान लागू होने के पहले भारत में जितनी भी विधियां चल रही हैं, जितने भी लॉज चल रहे हैं, जितने भी मतलब कानून चल रहे हैं, वो सभी उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों के खिलाफ है या उससे असंगत है। ठीक है, अब ये बात आपको थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में दिख रही होगी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यह है क्या। इसका मतलब यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ ना कुछ कानून तो यहाँ चल ही रहे थे। जब संविधान लागू हुआ तब भी कानून चल रहे थे, बिना कानून के तो कोई समाज चलता नहीं है ना। कानून तो चल ही रहे थे जो पहले बने हुए थे, मतलब ब्रिटिश काल में बने हुए थे। उसके बाद भी पार्लियामेंट, अब हमारी संविधान सभा पार्लियामेंट की तरह से काम कर रही थी, तो उसने भी कुछ कानून बनाए थे, कुछ पुराने कानूनों को कंटिन्यू कर दिया था, कुछ नए कानून इनेक्ट भी किए थे। बहुत सारे कानून अंग्रेजों के ज़माने से चल रहे थे, उनको हमने आगे कंटिन्यू किया है। बहुत सारे हमारे आईपीसी, सीआरपीसी जो है, उनमें बहुत सारे लॉज पहले से ही चले आ रहे हैं। तो इसमें ये बात की गई है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ है उस दिन तक या उसके ठीक पहले तक जितने भी कानून भारत में चल रहे हैं, जो विधियां चल रही हैं, अगर मान लीजिए कि उनमें से कोई भी विधि आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, किसी भी तरह से उसको वायलेट करती है, किसी भी तरह से उससे असंगत है, तो वो विधि अपने आप उस सीमा तक खारिज हो जाएगी जिस तक वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है या उसके खिलाफ है या उससे असंगति दिखा रही है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो है वो इनवैलिड है अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें लिखा गया है, ताकि कोई भी कानून अगर ऐसा है जो एग्जिस्टेंस में है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो अपने आप जो है सीमित हो जाए, किसी भी तरह से आपके फंडामेंटल राइट पे कोई दुष्प्रभाव उसका ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक जो फ्रेज है, एक जो वाक्यांश है, वो याद रखिएगा, वो है उस मात्रा तक, टू दी एक्सटेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज है, इसको हम आगे डॉक्ट्रिन्स में याद रखेंगे। उस मात्रा तक, टू दी एक्सटेंट, इसका क्या मतलब है, इसको जरूर याद रखिए। पूरी विधि खारिज नहीं होती है अमूमन। अगर मान लीजिए कोई खंड ऐसा है तो वो भी खारिज हो सकता है, वो अपन आगे अभी देखेंगे जब डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट भी किया बाद में कि ये जो आर्टिकल 13 क्लॉज नंबर 1 है, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, आगे से होगा, पीछे वाले मामलों में नहीं होगा। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कि ऑलरेडी कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या मान लीजिए कि जुडिशरी में कहीं पर भी, मान लीजिए कि संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी को 1950 को। इससे पहले का कोई प्रावधान ऐसा था जिसके तहत कोई चीज को क्राइम माना गया था या नहीं माना गया था, वो पहले का लॉ चल रहा था। लेकिन मान लीजिए कि ये इसके मामले में कोई केस हो गया है जुडिशरी में, और 26 जनवरी को मान लीजिए कि संविधान लागू हुआ। अभी जो आर्टिकल 13(1) है, ये पुराने मामलों पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो उनमें पहले के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसके बाद ही एप्लीकेबल है। मान लीजिए कि पहले कोई ऐसा कानून चला आ रहा था और उसके मामले में आपके कोई फंडामेंटल राइट को छीना गया था आज के हिसाब से, लेकिन उस समय तो आपके पास वो फंडामेंटल राइट था ही नहीं ना, वो तो आज ही मिला है जिस दिन संविधान लागू हुआ। तो ये पिछले से तो हम लागू नहीं कर सकते इस आर्टिकल को, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट मिला किस दिन, इस दिन मिला 26 जनवरी को 1950 को। अगर उससे पहले कोई लॉ ऐसा था जिसने आपका वो पर्टिकुलर राइट छीना था, तो उसके मामले में आप इस आर्टिकल के बेस पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन आपके पास वो फंडामेंटल राइट था ही नहीं, वो आपको मिला ही 26 जनवरी के दिन है। तो इसके बाद अगर कोई विधि ऐसी प्रचलन में चल रही है, कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा कानून है, इसके बाद भी कि वो इसके बाद आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उस दिन फिर वो खारिज हो जाएगा, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, मतलब पीछे से नहीं आएगा। जिस दिन लागू हुआ उस दिन के बाद के केसेस पे ये लागू होगा। कानून दो तरह से लागू होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, अभी अपन आगे और देखेंगे उसको। तो ये प्रोस्पेक्टिव में लागू हुआ, ठीक है, ये बात हो गई। सीधा सा मतलब है कि भाई कोई भी कानून जो है अगर ऐसा चला आ रहा है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो वो नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा, ठीक है, उस सीमा तक। अब आते हैं 13 क्लॉज नंबर 2 पे। 13 क्लॉज नंबर 2 उसी बात को आगे बनने वाली जो विधियां हैं उस पे लागू करता है। ये 13 से बहुत अलग नहीं है, मिलता जुलता ही है। 13 बात करता है पुराने कानून जो चल रहे थे
उनके बारे में। ये आगे बनने वाले कानूनों पे बात करेगा। यहाँ कानून का मतलब एक्ट नहीं है, मैं अभी आपको विधि की परिभाषा भी बताऊंगा। अभी मैं कानून कानून शब्द बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन कानून का मतलब यहाँ पर केवल ये नहीं है कि जो एक्ट पास होते हैं उन्हीं को कानून मानते हैं। कानून का दायरा बड़ा बड़ा है, बहुत विस्तृत है इस मामले में। खैर, तो आर्टिकल 13 क्लॉज नंबर 2 जो है वो बात करता है बेसिकली संविधान लागू होने के बाद बनने वाली विधियों पे। वही बात जो एक जो है पहले में कर रहा था, ये बाद में करता है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है, कोई भी ऐसा लॉ पास करता है, एक्ट बनाता है, कानून बनाता है, कोई भी ऐसी चीज लेके आता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है किसी न किसी तरह से, तो वो विधि भी उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। वही बात जो 13A में पुरानी विधियों के बारे में कहा गया था, ये जो है नई के बारे में कहा गया है। अगर मान लो आज संविधान लागू हो गया, 26 नवंबर 1950 है, मान लो आज संविधान लागू हो गया, कल को मान लो गवर्नमेंट कोई ऐसी, मतलब अगर मान लो कोई ऐसा लॉ बनता है, कोई एक्ट बनता है, कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, कोई ऑर्डर जारी होता है, कोई बाय लॉ आता है, कुछ भी ऐसी चीज सरकार करती है जो आपके, सरकार का मतलब राज्य, यहां पर राज्य शब्द लिखा हुआ है, वही राज्य जो अपन 12 में पढ़ के आए हैं। यहां राज्य का मतलब वो सब है, उनमें से कोई भी अथॉरिटी जो 12 में दी हुई है राज्य की परिभाषा में, उनमें से कोई भी अथॉरिटी अगर ऐसा कोई भी काम करती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो जो कानून है या लॉ है या जो ऑर्डर है जो भी है, वो उस मात्रा तक नल एंड वॉइड हो जाएगा जिस मात्रा तक वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। आप सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं। यहां पर भी एक फ्रेज है, उस मात्रा तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अपन बात करेंगे। टू द एक्सटेंट मतलब पूरा खारिज होगा या थोड़ा सा खारिज होगा, इस पे थोड़ी सी बात जो है वो करेंगे। अब जो एक्चुअल हमारी न्यायपालिका को जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति मिली हुई है जुडिशियल रिव्यू की, वो इसी आर्टिकल से है, 13 क्लॉज नंबर 2। ठीक है, 13(1) भी हो सकता है, लेकिन जो मेनली अब नए कानूनों पे जो मिलेगी वो इसी से मिली हुई है, 13 क्लॉज नंबर 2। नए मतलब संविधान बनने के बाद में। न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब वही है, मान लीजिए कि ऐसा कोई कानून सरकार ने बनाया, राज्य ने बनाया, कोई भी कानून बना दिया, कोई ऐसी चीज लेकर आ गई, ऑर्डर हो, कानून हो, कुछ भी, राज्य अगर कोई ऐसी चीज लेकर आया जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो अब कैसे उसको खारिज किया जाएगा? भाई आप खुद तो खारिज नहीं कर सकते, वो काम करेगा कौन? तो वो काम जुडिशरी करती है ना, वो काम जो है हमारी न्यायपालिका करती है। इससे, इसी आर्टिकल से उसको यह अधिकार मिला हुआ है कि अगर राज्य द्वारा कोई भी ऐसा विधि पारित की जाए, कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई भी ऐसी चीज लेके आए, तो न्यायपालिका उसको देखे, अगर उसको ऐसा लग रहा है न्यायपालिका को कि हाँ ये जो चीज सरकार लेकर आई है ये बेसिकली नागरिकों के या किसी भी व्यक्ति के इस फंडामेंटल राइट को इस हद तक वायलेट कर रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है कि ये जो आप चीज लेकर आए हो, जो आपने लॉ बनाया है, एक्ट बनाया है, जो भी चीज है, जो भी विधि बनाई है, वो बेसिकली शून्य घोषित की जाती है या उसको इस सीमा तक खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। तो ये न्यायपालिका, ये कोई ऐसा थोड़ी कि हम और आप कर सकते हैं, ये काम करने के लिए न्यायपालिका है, ये शक्ति न्यायपालिका को मिली हुई है। वो देखेगी, सरकार जो भी काम कर रही है, राज्य जो भी काम कर रहा है, देख लेगी, विधि को देखेगी, कानून को देखेगी, और उसको लगेगा कि हाँ यार ये वाला क्लॉज इसमें ऐसा है या पूरा लॉ ही ऐसा है कि जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी शक्ति है न्यायपालिका की। इसी के आधार पर हमें राज्य से भी संरक्षण मिला हुआ है कि जो राज्य है वो भी आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता। ठीक है, मतलब इस मामले में कम से कम तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल चेक एंड बैलेंसेस या बैलेंस ऑफ पावर्स। इस संदर्भ को या इस शक्ति को हम शक्तियों का जो संतुलन होता है, या म्यूचुअल चेक एंड बैलेंसेस मतलब परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखना, संविधान हमारी व्यवस्था के विभिन्न अंगों के द्वारा, वो इसका एक उदाहरण है कि भाई किसी को भी एब्सोल्यूट शक्ति ना हो, ना पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा शक्ति हो, ना एग्जीक्यूटिव के पास हो, शक्तियों का बंटवारा हो और हर अंग दूसरे पर नियंत्रण रखे। अगर संसद कुछ गलत कर रही है तो जुडिशरी उसको चेक कर सके, उस पर नकेल कस सके, अगर कार्यपालिका कुछ गलत कर रही है तो उस पर भी जुडिशरी नकेल कस सके। तो ये म्यूचुअल चेक एंड बैलेंसेस के लिए भी ये चीज हमारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल 13(2) था। उसके बाद है आर्टिकल 13(3). ठीक है ना, इसके मामले में एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो हमारा आर्टिकल
13 क्लॉज नंबर 1 है वो पहले की विधियों पे लगता है और इसीलिए वो प्रोस्पेक्टिव में लागू नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले तो आपके पास फंडामेंटल राइट थे ही नहीं, तो पुराने मामलों पे वो लागू नहीं होता, संविधान लागू होने के बाद के मामलों पे ही लागू होता है। ठीक है, और ये जो है क्योंकि ये तो लागू ही बाद वाली विधियों पे हो रहा है, तो ये प्रोस्पेक्टस ही लागू होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके पहले तो ये कानून थे ही नहीं ना, ये तो बने ही संविधान लागू होने के बाद है। अब देखिए, ये जो टू द एक्सटेंट मैंने आपको मामला बताया था कि किस सीमा तक फंडामेंटल राइट से अगर विरोध में होता है तो किस सीमा तक वो विधि खारिज होगी, वो लॉ या एक्ट या जो भी सरकारी काम किया जा रहा है वो किस हद तक खारिज किया जाएगा। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सिद्धांत केवल ऐसा नहीं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने है, मतलब दुनिया भर में ही लॉ की दुनिया में ये 3 सिद्धांत चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इन तीनों को मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड ये चल रहा है कि कंसेप्ट से भी प्रश्न आते हैं, है ना, केवल फैक्चुअल वाला नहीं है। जैसे यूपीएससी का पैटर्न है कि वो कंसेप्ट को ही कन्वर्ट कर देता है एमसीक्यूज में, उसी तरह से। तो इन सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है ये जो टू द एक्सटेंट फ्रेज लिखा हुआ है, उस सीमा तक खारिज होंगे, ये इसके आधार पर ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सिद्धांत बनाए गए हैं। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये लॉ है, ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई विधि है, इसको मैं डायग्राम से आपको बताता हूं, वेन डायग्राम से। ये सरकार ने एक कानून बनाया, ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको डायग्राम से आप समझोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो कि सरकार ने ये कानून बनाया, मान लो कि ये कानून है, विधि है या लॉ है, जो भी आप बोल लो, विधि है, सरकार के द्वारा बनाई गई। सरकार का मतलब यहाँ राज्य है ना, राज्य के द्वारा बनाई गई विधि है, कानून के द्वारा बनाई गई विधि है, ठीक है। और ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स, FR, फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब देखिए, राज्य द्वारा पारित विधि या राज्य द्वारा बनाया गया कानून या विधि जो है फंडामेंटल राइट को पूरा वायलेट नहीं कर रहा, कोई फंडामेंटल राइट को इतना वायलेट कर रहा है, इतना वाला हिस्सा जो है, इतने वाले हिस्से कोई वायलेट कर रहा है, पूरे को वायलेट नहीं कर रहा, बाकी आपका चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे मामले में ये जो कानून है पूरा का पूरा खारिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून का केवल जो इतना हिस्सा है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा। मान लीजिए कि कानून 100% है, तो इसका 20% ऐसा हिस्सा है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, बाकी 80% हिस्से में ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई विधि राज्य पारित करता है जिसका छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, मूल अधिकार को छीन रहा है या खत्म कर रहा है, तो केवल उतना ही हिस्सा खारिज किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पूरा विधि ही आप खारिज करें, है ना। जैसे मान लीजिए कि केवल 20% हिस्सा ऐसा है किसी कानून का या विधि का जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो इतना हिस्सा भी घोषित किया जा सकता है नल एंड वॉइड, पूरा कानून खारिज करने की जरूरत नहीं है, इतना हिस्सा भी खारिज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक करना, अलग करना, सेपरेट करना। तो ये 20% हिस्सा जो ऑब्जेक्शनेबल या प्रॉब्लमेटिक था, इसको सेपरेट कर दिया, इसको खारिज कर दिया, बाकी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए टू द एक्सटेंट मतलब उस सीमा तक, जहां तक वो खिलाफ है उस सीमा तक, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। लेकिन फिर इसमें एक पेच ये भी फंसता है कि ये जो 20% हिस्सा खारिज किया जा रहा है, अगर मान लो यही कोर है, उस पूरे 100% में अगर ये 20% आप निकाल दोगे तो पूरे एक्ट का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, उसको लागू ही नहीं किया जा सकता या वो अर्थहीन हो जाएगा, तो फिर पूरा ही खारिज करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है एक्ट टू एक्ट, कानून टू कानून या विधि टू विधि डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि 20% ऐसा हिस्सा है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, लेकिन इसको अगर हटा भी देंगे तो कानून चलता रहेगा, 80% से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो 20% हटाएंगे। लेकिन मान लो कि 20% ऐसा है कि इसको हटा दिया तो वो 80% भी अर्थहीन हो गया, उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया, क्योंकि 20% पे ही वो टिका हुआ था, पूरा उसका जो इंटेंट था बेसिकली, तो फिर पूरा ही हटाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर मान लो ऐसा मामला है तो थोड़ा सा भी खारिज हो सकता है, जितना वायलेट कर रहा है उतना, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। दूसरा है ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ढक लेना किसी चीज को, जैसे ग्रहण आता है कि नहीं, किसी चीज को ढक लेना, उसके ऊपर छा जाना। आच्छादन मतलब छा जाना या ढक लेना,
उसको अपने उसमें एक्लिप्स में ले लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी इसी मामले में है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई लॉ है, कोई कानून है जो राज्य ने बनाया, कोई विधि है, राज्य के द्वारा कोई विधि पारित की गई। मान लीजिए कि ये विधि ने आपके फंडामेंटल राइट नंबर ए को वायलेट कर रही थी। फंडामेंटल राइट नंबर ए, इसको वायलेट कर रही थी ये विधि। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि इस आधार पर कि ये तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही थी भाई, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। आज की तारीख में मान लो ऐसा हुआ कि एक राज्य ने कानून बनाया, वो मान लो कि मेरे ए नाम के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये विधि जो है वो गलत है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को छीन रही है, इसलिए हम 13(2) के आधार पर इसको खारिज करते हैं। बात खत्म होगी। मान लीजिए भविष्य में आज से 2 साल बाद ऐसा हुआ कि ये जो फंडामेंटल राइट नंबर ए था, इसी को संविधान से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन हो सकता है, बस वो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो अपन आगे देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर हम अभी समझें तो फंडामेंटल राइट्स में लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी अमेंडेड, इसमें भी संशोधन हो सकता है। मान लो 2 साल बाद ऐसा हुआ कि हमारी संसद ने संविधान संशोधन विधेयक ला करके उसे पारित करके ये जो ए फंडामेंटल राइट था, इसी को फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया। ऐसा हुआ भी है। संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार था, बाद में उसको इस सूची से हटा दिया गया है। मान लो कि यह हट गया, अब इस विधि का क्या बनेगा? जिसको इसके आधार पे ही खारिज किया गया था कि इसको वायलेट कर रही थी, ये जो विधि थी इसको तो इसी आधार पे खारिज किया था ना कि इसको वायलेट कर रही थी। तो अब इसका क्या बनेगा? इसका ये बनेगा कि ये पुनर्जीवित हो जाएगी। अगर फंडामेंटल राइट ही नहीं बचा आपका फंडामेंटल राइट, तो फिर इसको खारिज करने का कोई आधार नहीं है। ये वापस से पुनर्जीवित हो जाएगी, इसका पालन शुरू हो जाएगा। इसको फिर से पारित करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको फिर से पारित करने की जरूरत नहीं है। अगर वो फंडामेंटल राइट ही नहीं रहा या उसका वो भाग ही नहीं रहा जिसको ये वायलेट कर रही थी, तो ये फिर वापस से पुनर्जीवित हो उठेगी। इसको पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि जो चीज ढकी हुई थी जब वो ग्रहण ही हट गया तो बात खत्म ही होगी। ग्रहण हट गया, आच्छादन, इस तरीके से उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो ये भी एक कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर या अधित्याग का, वेवर का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को स्वेच्छा से उसको तज देना, उसको बोलते हैं अधित्याग करना या वेवर करना। एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति खुद चाहे कि मुझे फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए यार, मुझे मत दो आप फंडामेंटल राइट, तो क्या वो इसे त्याग सकता है? सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब वहां का जो फेडरल कोर्ट जिसको बोलते हैं, अमेरिका का फेडरल कोर्ट जो है, वहां पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का सिद्धांत उल्टा लागू है, हमारे यहाँ उसका विपरीत लागू है। वहां पर यह कहा जाता है, अमेरिका में फेडरल कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही बोल रहा है कि मुझे फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए और वो जानबूझ के इसको त्यागना चाहे, तो उसको यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने फंडामेंटल राइट को त्याग सके कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अधिकार। लेकिन भारत में इसकी व्याख्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अलग तरीके से की है। भारत में इसकी व्याख्या ये की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को वैसे उस तरह से त्याग नहीं सकता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। कारण ये है कि हमारे यहाँ जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर था, अशिक्षित था, उस अपने अधिकारों की उसको कोई समझ नहीं थी, शोषित था, दमित था। ऐसी स्थिति में अगर मान लो कि उसके पास ये अधिकार दे दिया जाए कि वो फंडामेंटल राइट खुद त्याग दे, तो लोग उस पर दबाव बना करके उसकी परिस्थितियों का फायदा उठवा करके उसका फंडामेंटल राइट जो है वो एक तरीके से त्याग करवा देंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ आपको फंडामेंटल राइट को त्यागने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ की स्थिति अलग है। लोग जो है किसी को भी परिस्थिति का लाभ उठा करके, प्रलोभन देके या दबाव बना करके या किसी भी तरीके से, जैसे झूठी गवाहियां लोग दिलवा देते हैं, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे मामले में। तो इसलिए हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स को त्यागा नहीं जा सकता। तो ये सिद्धांत आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए बेसिकली, और ये टू द एक्सटेंट से ये दोनों बने हैं ऊपर वाले। आगे बात है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज नंबर 1, आर्टिकल 13 क्लॉज नंबर 2। बोथ आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं आर्टिकल क्लॉज नंबर 13 पे, अनुच्छेद 13 खंड 3 बोल लो इसको, है ना। अब जो लॉ शब्द आ रहा था, विधि विधि विधि, अब वो विधि का क्या मतलब है उसको इसमें डिफाइन किया गया है कि जहां पर भी विधि शब्द आएगा फंडामेंटल राइट्स के मामले में,
हम विधि किसे मानेंगे, किसको लॉ मानेंगे। जैसे राज्य की परिभाषा दी हुई है आर्टिकल 12 में कि जहां भी राज्य शब्द आएगा ये तमाम चीजें राज्य मानी जाएंगी। उसी तरीके से इसमें विधि की परिभाषा दी है कि जहां पर भी लॉ शब्द आ रहा है उसका क्या मतलब है। हम लोग लॉ का जनरली मतलब क्या समझते हैं, जो एक्ट पास होते हैं पार्लियामेंट से या स्टेट असेंबली से या स्टेट लेजिस्लेचर से, बेसिकली उसको हम मानते हैं कि भाई लॉ है। लॉ का मतलब एक्ट नहीं है यहाँ पर, मतलब उसका सिनोनियम नहीं है, कम से कम उसकी परिधि में बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है। इसलिए इसके मामले में जो लॉ की डेफिनेशन है, विधि की डेफिनेशन है या विधि की परिभाषा है, ये बहुत अधिक गहरा और विस्तृत अर्थ समेटे हुए अपने भीतर। इसका मतलब केवल एक्ट नहीं है, एक्ट तो है ही लेकिन केवल एक्ट नहीं है, उसके अतिरिक्त भी चीजें इसमें सम्मिलित है। तो इसमें विधि की परिभाषा दी हुई है। विधि मतलब क्या, ये कौन सी चीज आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती। तो एक्ट भी नहीं कर सकता, कानून भी नहीं कर सकता, सरकारी आदेश भी नहीं कर सकता, सरकारी नोटिफिकेशन भी नहीं कर सकता, कोई बाय लॉ बनते हैं वो भी नहीं कर सकता, इवन जो कस्टम्स चल रहे हैं जो लिखित नहीं है कहीं पर भी वो भी नहीं कर सकते। तो सबको इसमें शामिल किया है कि केवल एक्ट ही नहीं, सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती, या राज्य कोई भी, सरकार मतलब राज्य की बात है, राज्य कोई ऐसा चीज नहीं कर सकता जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो यहाँ विधि की बड़ी विस्तृत परिभाषा है। इसमें क्या क्या कहा गया है, विधि मतलब क्या, पहली तो वही जो हम जनरली समझते हैं, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी अधिनियम। कोई भी एक्ट, कोई भी कानून जो पार्लियामेंट बनाए, यानी सेंट्रल लेवल की जो अथॉरिटी है, लेजिस्लेचर है वो बनाए, या स्टेट लेवल की जो लेजिस्लेचर है वो बनाए, राज्य के विधानमंडल। तो या तो पार्लियामेंट द्वारा जो एक्ट पारित होता है वो, या फिर राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित एक्ट, है ना। लेजिस्लेचर चाहे सेंट्रल हो, यूनियन हो, जो भी कानून बनाती है वो विधि के दायरे में है, वो तो सिंपल बात है ही। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो इसमें शामिल है। जैसे मान लीजिए अध्यादेश, ऑर्डिनेंसेस, ये हम आगे पढ़ेंगे जब आगे राष्ट्रपति में जाएंगे, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ऑर्डिनेंस इशू करने की। ऑर्डिनेंस जो होता है, और वो राष्ट्रपति के पास भी होती है और राज्यों में राज्यपाल के पास भी होती है। तो वो अध्यादेश जो है वो वही बल रखता है जो कानून के पास जो बल होता है। हालांकि वह अस्थायी होता है, बाद में उसको फिर रेक्टिफाई करवाना पड़ता है लेजिस्लेचर से, लेकिन फिर भी जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होता वो वही शक्ति रखता है जो कानून की शक्ति होती है। इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो यदि राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करे या राज्य के राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करे, उनको भी कानून माना जाएगा, क्योंकि वो कानून का प्रभाव और बल रखते हैं। वो वही बल शक्ति उनके पास होती है जो एक्ट पारित कर किए गए एक्ट जो पारित होते हैं संसद के द्वारा या विधानमंडलों द्वारा, जो उनका बल और प्रभाव है वही इनका भी होता है। इसलिए इनको भी हम मानेंगे कि ये भी एक्ट में शामिल है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई अध्यादेश भी जारी नहीं किया जा सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तीसरा, प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान का मतलब होता है डेलीगेटेड जो शक्तियां होती है। जैसे मेरे पास विधि बनाने की शक्ति है और मैंने उसको अपने नीचे के अधिकारियों को दे दी है एक एक्ट बना के कि भाई मेरे बिहाफ पे ये लोग ये काम कर सकते हैं, तो वो भी लॉ के अंतर्गत ही आता है। जैसे मान लो कि जो सरकारी आदेश निकलते हैं, गवर्नमेंट आदेश निकालती है, तो गवर्नमेंट जो आदेश निकाल रही है वो ऐसा तो नहीं कि कोई एक्ट वगैरह है, वो एक्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को या जो निचले अधिकारी हैं, चाहे वो मंत्रालय के अंदर के अधिकारी, सचिव हो, कोई हो, किसी भी कलेक्टर हो, इनको ये जो शक्ति मिली हुई है कोई भी आदेश निकालने की, ये तो सरकार से ही मिली है ना, और ये भी एक तरह से विधि की ही परिभाषा में आनी चाहिए। मान लो कि कलेक्टर कोई ऐसा आदेश कल को निकाल दे जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उस पर भी तो ग्रिप होनी चाहिए, उसको भी तो नियंत्रण में रखना चाहिए। तो इसलिए कोई आदेश अगर मान लो निकलता है सरकारी, जिसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बोलते हैं, तो कोई आदेश हो, कोई बाय लॉ हो, है ना, कोई रूल सरकार बना देती है, कोई रेगुलेशन बना देती है, कोई नोटिफिकेशन जारी करती है। अब आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन ही जारी होते हैं, उसी में कल को कोई ऐसी चीज लगा दे कि भाई ये जो है इस पर्टिकुलर लोग, ये वाले पर्टिकुलर लोग फॉर्म नहीं भर सकते, तो वो अधिसूचना भी तो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है ना, क्योंकि वो समता के अधिकार का उल्लंघन है। मान लीजिए कि ऐसा कोई लगा दिया कि ये पर्टिकुलर लोग, लड़कियां इसका फॉर्म नहीं भर सकती, मतलब ऐसा होगा नहीं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो सरकार ने, एमपीपीएससी ने या किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और ऐसा कर दिया, तो वो आपके समता के अधिकार का उल्लंघन हो गया, फंडामेंटल राइट का, तो आप उसको भी मतलब एक तरीके से चैलेंज कर सकते, वो वॉइड हो जाएगा। तो कोई भी आदेश सरकार निकालती है, कोई भी ऑफिसर, राज्य मतलब कोई भी कलेक्टर हो, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, मंत्रालय हो, सचिव हो, कोई भी, ठीक है, कोई बाय लॉ बनाती है, कोई रूल्स या रेगुलेशंस बनाती है, कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, सब भी विधि में आएगा, क्योंकि ये दरअसल कानून का ही एक रूप है ना,
भले ही वो एक्ट पारित नहीं हो रहा है लेकिन शक्ति तो वहीं से मिलती है, तो ये भी इसमें शामिल होगा। और साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसे गैर विधायी स्रोत भी है, कुछ कस्टम्स भी चलते हैं, कुछ रूढ़ियाँ चलती हैं, कुछ यूसेज हैं, कुछ कस्टम्स हैं, वो भी अगर ऐसी हैं कि उनसे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उनको भी खारिज किया जा सकता है ना। तो हमारे यहाँ तो बहुत कम है, पर हाँ ऐसे कुछ कस्टम्स वगैरह हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं है लेकिन वो माना जाता है कि उनको फॉलो किया जाना है, तो वो वही लगभग वैसा ही बल रखते हैं, तो उसको भी इसके अंतर्गत माना जाएगा कि वो भी विधि है। ठीक है, तो विधि के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी ये सब बताया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो प्राइवेट, आपके अधिकार को खत्म ना कर सके। ठीक है, न राज्य की विधानमंडल, न संसद, न सरकार, न कोई अधिकारी, न कोई सचिव, कोई रूल रेगुलेशन, लॉ, बाय लॉ, इवन ऑर्डिनेंस, कुछ भी ऐसा जारी करेगा जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो उस सीमा तक खारिज हो जाएगा। तो ये विधि की परिभाषा इसमें दी हुई है बहुत ही डिटेल के साथ। यहां तक पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसमें ना एक चीज नहीं लिखी हुई है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इस पर बड़ा टसल मचा, जिसको हम संविधान संशोधन विधेयक बोलते हैं। इसको आगे अपन बहुत देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा बहुत सारे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो भी हमको पढ़ने हैं, है ना। तो ये जो है बहुत इसी मामले में बहुत बड़े बड़े संविधान संशोधन हुए हैं हमारे यहाँ। हम देखेंगे शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, बहुत सारे मामले, केशवानंद भारती। तो उन सब में ये मामला उठा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, इस विधि के अंदर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं लिखा, बाकी सब लिख मारा है। संविधान निर्माताओं ने बाकी सब जो जो हो सकता था लिख दिया, लेकिन ये नहीं लिखा कि संविधान संशोधन विधेयक विधि की परिभाषा में शामिल है या नहीं। इसका मतलब यह है कि क्या संविधान संशोधन करके आपका फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है, क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ नहीं है संविधान संशोधन। यह आर्टिकल 368 है हमारे संविधान के हिसाब से, अनुच्छेद 368। तो इस पे बड़ा टसल रहा है कि अनुच्छेद 368 13(3) के अंदर शामिल है या नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये क्योंकि बिल है, बिल की तरह आता है, एक्ट की तरह पारित होता है, तो कई लोगों ने माना कि यार ये बिल की तरह आता है, एक्ट की तरह पार्लियामेंट में पारित होता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तो है तो बिल ही एक तरह का, उससे बनता तो एक तरह का एक्ट ही है, तो इसको मानना चाहिए कि ये 13(3) के अंदर विधि है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये नॉर्मल एक्ट नहीं है, अलग तरह का एक्ट है। अगर संविधान निर्माताओं को लिखना होता तो जब वो सब छोटी छोटी बातें विधि और ये रूढ़ी और प्रथा तक को डाल सकते हैं तो इसको भी डालते, अगर उनको ऐसा लगता। तो इसको नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बाहर है इसकी परिधि से। तो इस पर बड़ा लंबा डिस्कशन चला, जिसको हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में देखेंगे। वर्तमान स्थिति ये है कि केशवानंद भारती वाला जो मामला हुआ था सन 1973 में, केशवानंद भारती, उसमें उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल 368 13(2) की परिधि में शामिल नहीं है। मतलब संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसने यहां पर एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा। मतलब फंडामेंटल राइट्स में चेंज तो किया जा सकता है, अमेंड तो किया जा सकता है 368 के तहत संविधान संशोधन करके, लेकिन इस तरह से नहीं किया जा सकता कि वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करे। यानी जो बहुत कोर चीजें हैं, जिसके बिना संविधान ही अर्थहीन हो जाएगा, उसका जो बेसिक ढांचा है, उसकी आत्मा जो है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आप ऊपर टप्पी कोई परिवर्तन छोटे मोटे करना चाहे तो कर सकते हैं, ये इसमें प्रतिपादित किया गया। एनीवे, वो तो अपन जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो देखेंगे, पर आप ये जान लो कि इसमें 368 शामिल है या नहीं है, इस पर काफी टसल रहा है। 368 मतलब संविधान संशोधन विधेयक, जिसके थ्रू संविधान में परिवर्तन होता है। क्या संविधान में परिवर्तन करके फंडामेंटल राइट सीमित किए जा सकते हैं या छीने जा सकते हैं, इस पर बड़ा टसल रहा, क्योंकि इसमें विधि में वो नहीं लिखा हुआ है। तो उस पर काफी उहापोह रही। बाद में उस पर उस बात का जो पटाक्षेप हुआ उस पूरे डिस्कशन का या पूरे टसल का, वो 1973 में केशवानंद भारती के मामले में हुआ, जिसमें कहा गया कि हाँ, इसके माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। 13(2) की परिधि में ये शामिल नहीं है 368, लेकिन साथ ही साथ एक और कंसेप्ट दिया गया, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फंडामेंटल राइट्स में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिससे उसकी आत्मा पर प्रहार होता हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे अपन उसको और देखेंगे। अब इसमें अंतिम है अनुच्छेद 13 क्लॉज नंबर 4, लास्ट। इसके बारे में याद रखिएगा कि मूल संविधान में नहीं था। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें आर्टिकल 13(3) तक के ही थे,
ये जो है बाद में जोड़ा गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कब जोड़ा गया, ये भी बात करेंगे, और ये क्या बताता है ये भी बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन 1971, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। इसमें क्या दिया हुआ है, वही अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का जो संबंध है उसके बारे में, जिस पे टसल चल रहा था काफी। पार्लियामेंट या गवर्नमेंट का मानना था कि भाई ये इससे बाहर है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फिर अलग अलग अपनी राय दी। तो ये जो 13 और 368 का संबंध है उसके बारे में बताता है। ये 1971 में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा मिसेस इंदिरा गांधी की सरकार के दौर में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो बेसिकली इससे 4 साल पहले, 71 से 4 साल पहले एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, गोलकनाथ का मामला 1967, बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स में से एक ये माना जाता है। इसके जो वर्डिक्ट आया था, इसमें जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको उलटना था इसका उद्देश्य, तो ये उस मामले में जोड़ा गया था। बाद में फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओके कर दिया, वही जो मैं आपको बता रहा था। अब इसमें क्या लिखा गया, गोलकनाथ मामला क्या था। गोलकनाथ का जो केस था 1967 का, उसमें ये कहा गया था कि जैसे ये आर्टिकल 13 में ही आर्टिकल 368 शामिल, ऐसा बोल दिया था। उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 13 के अंदर ही आर्टिकल 368 भी आता है, मतलब संविधान संशोधन करके भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। ये गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस वर्डिक्ट को उलटने के लिए आर्टिकल 13(4) ऐड किया गया 1971 में, और उसमें ये लिख दिया गया कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग है। 13(2) के अंदर 368 शामिल नहीं है, मतलब 13(2) में जो विधि की परिभाषा है उसमें ये जो संविधान संशोधन है वो शामिल नहीं है। यही बात लिखी है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 पे लागू नहीं होगी, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये कहा गया। बाद में इस पे ये मामला 1973 में, क्योंकि 71 में ये संविधान संशोधन हुआ था 71 में, 2 साल बाद 1973 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया केशवानंद भारती के मामले में, और उस पर फिर सुनवाई हुई। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था 13(4), इस पर भी डिस्कशन हुआ। तो ये 13 जजेस की सबसे बड़ी आज तक के इतिहास में जो बेंच बैठी थी केशवानंद भारती मामले में, उसमें 13 जजेस की बेंच ने इसमें ये फैसला दिया था कि ये ओके है, मतलब वैलिड है। आर्टिकल 13(4) जो है ठीक है। अनुच्छेद 368 की कोई बात आर्टिकल 13 पे उस तरह से लागू नहीं होती, इसलिए इसके थ्रू चेंजेस किए जा सकते हैं। पर साथ ही साथ उसने बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर दी कि चेंज करने का ये मतलब नहीं कि सारे अधिकार छीन के फेंक दिए जाए, ऐसा नहीं है। जो रीजनेबल चेंज है, जो समयानुकूल कुछ आपको लगे, थोड़ा बहुत समयानुकूल आप परिवर्तन करना चाहे कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट आप बढ़ा भी सकते हैं भाई, फंडामेंटल राइट में परिवर्तन का मतलब क्या है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, उसकी परिधि को विस्तृत कर सकते हैं, व्यापक कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और कुछ मामलों में ऐसा लग सकता है कि नहीं ये फंडामेंटल राइट में अगर नहीं होना चाहिए तो उसको निकाल भी सकते हैं। मतलब अच्छा और बुरा दोनों तरह का, या पॉजिटिव और नेगेटिव, कम या ज्यादा करने वाले चेंजेस हो सकते हैं इसमें। लेकिन साथ ही साथ ऐसा कोई चेंज नहीं होना चाहिए जो उस हमारे मूल संविधान के मूल ढांचे पर या उसकी आत्मा पर प्रहार करता हो। मतलब ये नहीं कि सारे आपसे जीवन का ही अधिकार छीन लिया, आपसे समानता का ही अधिकार, ये तो हमारी मूल आदर्श है, इनमें चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्थिति आज हमारे साथ है। तो ये हमारे जो है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, इन दोनों ही अनुच्छेदों का बड़ा महत्व है, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया भी 2 प्रश्न जो आए हैं, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, आर्टिकल्स को, उससे साथ जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को। अब जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे जहां से फंडामेंटल राइट आपको मिलने शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से, वहां से पढ़ना। मैंने आपको बता दिया था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, फिर 19 से 22। तो अब इनको एक एक करके हम देखना शुरू करेंगे।
तो मैं लास्ट में एक बार फिर से बोल देता हूँ, रीट्रेट कर देता हूँ अपनी बात को। बेटा लगातार आप इन क्लासेस के साथ, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने जितने भी आपके तैयारी करने वाले दोस्त हैं आपके साथ जो लगे हुए हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए बिल्कुल हमारे साथ, हमारी पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड प्रयास कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली आपको जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।